जोहानिसबर्ग की पिच में झोल है और ऐसे में गेंदबाजों का आने वाले दिनों में इस टेस्ट मैच में बड़ा रोल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल कवरेज और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे वांडरर्स टेस्ट मैच के दूसरे दिन की खेल की और आपको बताएंगे भारतीय तेज गेंदबाजों का क्या कुछ रोल होगा, क्योंकि वांडरर्स टेस्ट मैच के पहले दिन दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज छाए रहे और खासतौर से टेस्ट मैच के शुरू होने के 1 घंटे के बाद से लगातार हर सेशन में विकेट गिरे और भारतीय बल्लेबाज, ज्यादातर भारतीय बल्लेबाज सेट होने के बाद पवेलियन लौट गए। फिर वो चाहे कप्तान के राहुल की बात करें जिन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली, इसके अलावा आर अश्विन जिन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, उन्होंने 46 रन बनाए। इसके अलावा टॉप 7 बल्लेबाजों में से 5 बल्लेबाज 2.5 अंक तक पहुंचे, लेकिन कोई भी बल्लेबाज इस स्कोर को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाया। और कुल मिलाकर पहला दिन दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाजों के नाम रहा। वहीं दक्षिण अफ्रीका की भी शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही। मार्करम पवेलियन लौट चुके हैं, मोहम्मद शमी ने उनको आउट किया है और 35 रन स्कोर बोर्ड पे दक्षिण अफ्रीका ने लगा दिए। और कुल मिलाकर अब इस टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों से आस है और अगर वो पास होते हैं तो इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम अपना शिकंजा कस सकती है, क्योंकि 2018 में तस्वीरें लगभग ऐसी थी। कप्तान विराट ने उस समय टॉस जीता था, बड़ा बोल्ड फैसला लिया था बल्लेबाजी करने का और 184 रन पर पहली पारी भारतीय टीम की सिमट गई थी, लेकिन उसके बाद भी भारतीय टीम ने वो टेस्ट मैच जीता था। उस टेस्ट मैच की यादें कितना काम आएंगी भारतीय टीम की, इस पर बात करेंगे। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी इस टेस्ट मैच में खेल रहे थे, उनका क्या कुछ रोल होगा इस टेस्ट मैच के दूसरे दिन, उस पर बात करेंगे। और पिच में जो झोल नजर आ रहा है, यानी कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा है, इस झोल को कैसे खत्म करेगी भारतीय टीम, इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। सबा करीम और राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ इस समय इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबा भाई, अगर हम बात करें पिच की झोल की, पहले घंटे को अगर हम याद करें तो कोई विकेट नहीं गिरा था, भारतीय टीम को लगा कि अच्छी शुरुआत मिलेगी, लेकिन उसके बाद यानी कि जो पहला ड्रिंक्स इंटरवल हुआ उसके बाद से कंटिन्यू विकेट गिरते चले गए और सेट होने के बाद भी बैट्समैन कंफर्टेबल नहीं थे। एक चीज तो दर्शाता है कि जैसे जैसे धूप पड़ेगी इस पिच पे बल्लेबाजी करना और मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि क्रैक्स खुल जाते हैं वांडरर्स पे। हमने 2018 में भी देखा था। कितना बड़ी चुनौती दक्षिण अफ्रीका के लिए आप देख रहे हैं 202 रनों की? बहुत कठिन चुनौती है ये दक्षिण अफ्रीका के लिए राजीव, क्योंकि वो जो 46 रन अश्विन ने बनाए हैं उसका महत्व बहुत ज्यादा है। कि विकेट ऐसा ही है कि यहाँ पर जैसे जैसे गेम बढ़ेगा विकेट में गति आ जाएगी, जैसे कि आपने कहा, क्रैक्स खुल जाएंगे और खेलना और ज्यादा कठिन हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम दक्षिण अफ्रीका के स्ट्रेंथ को देखें तो अब सिर्फ एल्गर को हटा दे, उसके अलावा मुझे लगता नहीं कोई ऐसा बल्लेबाज है जिसने कोई बड़ा शतक लगाया होगा। और अगर आप अनुभव की को देखेंगे तब भी वो नजर नहीं आ रहा है। बवुमा 30, 40, 50 करके ऐसे भी आउट हो जा रहे हैं। उसके साथ साथ कई सारे नए प्लेयर हैं जिन्होंने अभी तक कुछ दिखाया नहीं है। तो ये बहुत ही कठिन परिस्थिति रहेगी दक्षिण अफ्रीका के लिए। हमारे जो जो तीनों पेस बॉलर वो अच्छे फॉर्म में हैं। सर शमी ने मार्करम को आउट कर दिया है। बुमराह के बारे में हम सब लोग जानते हैं। तो मुझे लगता है कि अब बढ़त लेना भी यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के लिए कठिन हो सकता है अगर भारतीय सीम बॉलर्स डीन एल्गर को जल्दी आउट कर लेते हैं तो। राजकुमार सर, पहला सेशन कैसे आप देख रहे हैं? भारतीय गेंदबाजों को आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि लेंथ इस तरह की पिच पे बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जहां पे हवा में मूवमेंट ना हो, लेकिन ऑफ द पिच बहुत ज्यादा मूवमेंट मिल रहा है। हमने दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाजों को भी देखा कि उनको पिच से बहुत ज्यादा मूवमेंट मिला और भारतीय गेंदबाज खासतौर से बुमराह और शमी को पिच से बहुत ज्यादा मूवमेंट मिल रहा है। आपको लग रहा है लेंथ, जिस लेंथ पे गेंदबाजी भारतीय टीम ने की वो सही थी, या कुछ और थोड़ा आगे बॉल डालना चाहिए, या हार्ड लेंथ जो लगातार वो कर रहे हैं उसको ही जारी रखना पड़ेगा? राजीव, बहुत ही शानदार गेंदबाजी की कल भारतीय तीनों ही तेज गेंदबाजों ने, और बहुत अनलकी रहे सिराज, जिस तरह उन्होंने एल्गर को ऑलमोस्ट आउट कर दिया था और लगातार कंसिस्टेंटली उन्होंने उनको बीट किया आउटसाइड द ऑफ स्टंप, और किस्मत ने साथ दिया एल्गर का कि एज नहीं लगा। तो बहुत अच्छी लेंथ पे बॉल डाल रहे हैं, यही लेंथ चाहिए होगी, हार्ड लेंथ ही चाहिए होगी, क्योंकि बॉल एयर में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है और जब भी आप हिट कर रहे हैं तो बॉल अच्छे पेस से, अच्छे बाउंस से जा रहा है। तो यही साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों ने किया भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ, और यही भारतीय स्ट्रेटजी भी होगी। और जैसी कि आशा की जा रही है कि अभी और ज़्यादा हार्ड होगा या क्रैक्स खुलेंगे, तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा परेशानियां होंगी साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों के लिए अगर भारतीय गेंदबाज अच्छे एरियाज़ में गेंदबाजी करते हैं, हार्ड लेंथ रखते हैं और हमारे स्लिप फील्डर सपोर्ट करते हैं हमारे फास्ट बॉलर्स को।
बिल्कुल। और कुछ तस्वीरें 2018 जैसी ही नजर आ रही है। सबा भाई, इससे पहले कि मैं आपको सुनवाऊं अश्विन ने क्या कहा इस मैच की सिचुएशन को लेके और ओलिवर ने क्या कुछ बयान दिया जिन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी की, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं, क्या तस्वीरें 2018 जैसी नजर आ रही है आपको? एक बोल्ड फैसला पहले विराट ने लिया था 18 में, अब के राहुल इस मैच में कप्तानी कर रहे हैं, उन्होंने एक बोल्ड फैसला लिया पहले बल्लेबाजी करने का, और ये सार्थक होगा क्योंकि जिस तरह हम सब देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे धूप पड़ रही है पिच पे बल्लेबाजी करना और रन बनाना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा होता जा रहा है। देखिए, फैसला लेना तो आसान होता है राजीव, पर उस पर अमल करना बड़ा कठिन हो जाता है। और भारतीय टीम ने कई बार दिखाया है कि उनको परख बहुत बहुत अच्छी हो गई है विकेटों की, विशेष करके सेना कंट्रीज में। और बहुत कम टीमें इस तरह का बोल्ड फैसला लेती हैं, पर भारत इस तरह का फैसला इस वजह से ले पा रहा है क्योंकि हमारे पास बहुत ही स्ट्रांग बॉलिंग यूनिट है। इसीलिए भारत को ये लगता है कि अगर पहली पारी में उन्होंने कुछ हद तक रन अगर बना लिए, चलिए इस पारी में ज़्यादा बड़ा रन बनाया नहीं है, पर अगर 300 के करीब भी अगर भारत रन बना लेता है, तब हमारे पेस बॉलर्स में या बॉलिंग यूनिट में उतना दमखम है कि वो दो बार दोनों पारियों में 10-10 विकेट ले सकते हैं। मुझे लगता है इसी वजह से इस प्रकार का फैसला देखने को मिल रहा है। पर अब एक बार फिर से निर्भर करता है हमारे पेस बॉलर्स के ऊपर कि वो किस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी करते हैं। आपने हार्ड लाइन की बात की, मैं मानता हूँ कि हार्ड लाइन करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि बीच बीच थोड़ा ऊपर भी रखना होगा, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत ऑफ द सीम मूवमेंट मिल रहा है तो उसका फायदा भी मिलेगा भारतीय सीम बॉलर्स को। बिल्कुल। और सबा भाई ने जो बात कही उसका एग्जाम्पल भी हमने देखा था, जिस तरह से शमी ने मार्करम को आउट किया, लगातार हार्ड लेंथ पे डालते डालते एक बॉल उन्होंने आगे डाला और वो अच्छा अंदर आया जिसको पकड़ नहीं पाए मार्करम और एलबीडब्ल्यू आउट हुए। पिच की लेंथ पर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं अश्विन जिन्होंने 46 रन की बड़ी इंपॉर्टेंट पारी खेली, उन्होंने क्या कुछ स्टेटमेंट दिया इस टेस्ट मैच की परिस्थिति को लेकर, और ओलिवर जिन्होंने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की और एक तरह से उन्होंने एक रास्ता दिखाया है भारतीय तेज गेंदबाजों को कि आप किस लेंथ पे गेंदबाजी करें। उनका क्या कुछ कहना है इस मैच की सिचुएशन को लेके, आइए वो सुन लेते हैं। बातचीत आगे कर लेते हैं। रितेंद्र सोढी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। रितेंद्र, 202 रन एक ऐसे विकेट पे जहां पे आप कभी भी सेटल नहीं है, कितना आइडियल स्कोर देख रहे हैं, और 35 रन में एक विकेट दक्षिण अफ्रीका, मैच किस स्थिति में यहां पर देख रहे हैं? देखिए राजीव, यहाँ पे बहुत मिली जुली स्थिति है। अगर हम भारतीय बल्लेबाजी की बात करते हैं, मैं मानता हूँ विकेट यहाँ पे टफ है, लेकिन 200 रन महज बनाना पहले दिन में दैट्स अ कोलोसल फेलियर। और अब आप रिलाय कर रहे हैं अपने फास्ट बॉलर्स पे कि वो विकेट्स निकालेंगे, आपको गेम में वापस लेके आएंगे। 35 रन साउथ अफ्रीका बना चुकी है, एक अच्छी पार्टनरशिप भारतीय टीम को प्रेशर में लेके आ सकती है। तो जी हाँ, बल्लेबाजी को तो सुधरना होगा, पुजारा रहाणे को रन बनाने होंगे, लेकिन अब बहुत कुछ निर्भर करता है हमारी बॉलिंग पे, हम कैसे बॉलिंग करते हैं, इन टैंडम बॉलिंग कैसे करते हैं। विकेट्स लेने होंगे रेगुलर इंटरवल पे, क्योंकि एक पार्टनरशिप, दो पार्टनरशिप हमारे बॉलर्स की लाइन हिल सकती है, हम प्रेशर में आ सकते हैं। एक्स्ट्रा कोशिश करेंगे कि लीड ज्यादा ना हो जाए। तो ऑल सेड एट द मोमेंट भारतीय बॉलर्स पे बहुत निर्भर करता है अगर हम इस मैच में बने रहना चाहते हैं। राजकुमार सर, जो बात रितेंद्र कह रहे हैं उससे सहमत हैं आप कि बैट्समैनों को थोड़ा अप्लाई और करना चाहिए? इस तरह की परिस्थितियां आपको मिलेंगी, दक्षिण अफ्रीका बल्लेबाजी करने आएंगे। अब मैं अगर स्कोरबोर्ड उठा के देखूं कि राहुल को अच्छा स्टार्ट मिला, 50 रन उन्होंने बनाए, मयंक अग्रवाल 25 रन बनाते हैं, फिर हनुमा विहारी 20 रन बनाते हैं, पुजारा और रहाणे का कंटिन्यू है खराब फॉर्म, ऋषभ पंत एक और ऐसे बैट्समैन जिनको अच्छा स्टार्ट मिला, अश्विन ने बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, लेकिन टॉप ऑर्डर का एक बैट्समैन भी अगर और कंट्रीब्यूट करे तो शायद परिस्थिति और बेहतर हो सकती है। ये बात राहुल द्रविड़ ने भी पहला टेस्ट मैच खत्म होने के बाद मानी थी कि शॉट सिलेक्शन पे बहुत काम करने की जरूरत है, लेकिन कहा जा रहा है हो नहीं पा रहा है। बिल्कुल राजीव, थोड़ा सा और ज़्यादा अप्लाई करने की ज़रूरत है, थोड़ा डिटर्मिनेशन के साथ खेलने की ज़रूरत है। बिल्कुल डिफ़िकल्ट कंडीशंस हैं, लेकिन अब आपको वहाँ पे यूज़ टू होना है, और ये सिचुएशन सबके लिए है, यही साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों के लिए भी है। तो आपको अप्लाई करना होगा, जिस तरह केएल राहुल ने अप्लाई किया और वो खड़े रहे वहाँ, लेकिन बावजूद उसके मैं कहूँगा कि उन्होंने एक ख़राब शॉट मारा जिस पे वो आउट हुए हैं। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और मुझे उम्मीद थी कि वो एंड तक खेलेंगे और अपना 100 बनाएंगे, और अगर वो लंबी पारी खेलते तो मुझे लगता है कि एक बेहतर स्थिति में आज भारत होता। और बाकी सभी बल्लेबाज भी, एक आप हनुमा विहारी के लिए बहुत शानदार कैच पकड़ा शॉर्ट लेग में उन्होंने, वो एक देख सकते हैं कि बॉल आगे से किक कर गया।
बाकी सभी बल्लेबाजों ने कहीं ना कहीं शायद रेकलेस शॉट खेले और ज्यादा एप्लीकेशन की जरूरत थी। आपको क्या लग रहा है सबा भाई, बीइंग अ बैट्समैन, क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ से बीइंग अ सेलेक्टर कि अब शायद रास्ते बंद हो चुके हैं चेतेश्वर पुजारा और रहाणे के लिए, जिस तरह से पैटर्न आउट होने का लगभग एक जैसा नजर आ रहा है? राजीव, बहुत कठिन है यहाँ से आगे बढ़ना पुजारा और रहाणे के लिए, क्योंकि ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा है भारत का पहली पारी में। टॉस जीतने का मतलब ये होता है कि आप कम से कम 300 सवा 300 बोर्ड पर खड़ा करें। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है, कई बार इसके पहले हुआ है पिछले 2 सालों में, और उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारा जो टॉप ऑर्डर है या फिर कुछ हद तक मिडिल ऑर्डर है वो संघर्ष कर रहा है। जब तक अपने बॉलर्स को रन बनाकर देंगे नहीं, वहां से मैच जीतना बड़ा कठिन हो जाएगा। और इसके बारे में बहुत जरूरी है एड्रेस करना इस इश्यू को, कि हर बार ऐसा क्यों होता है कि हमारी जो टीम इतनी ज्यादा शानदार टीम है, उसमें इतने ज्यादा अप्स एंड डाउन्स क्यों होते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण यही है कि हमारी जो बल्लेबाजी है वो जिस तरह की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जिस तरह की स्टेबिलिटी प्रदान करनी चाहिए हमारे टॉप ऑर्डर को या मिडिल ऑर्डर को, वो हम बार बार नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल रितेंद्र, और ये कंसर्न राहुल द्रविड़ ने पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद भी दिखाया था, लेकिन क्योंकि कंसर्न आप एज अ कोच तो दिखा सकते हैं, काम बल्लेबाजों को करना है। आपको लग रहा है बहुत अप्रोच को लेकर सुधारने की जरूरत है कि आप 20 रन 25 रन बनाते हैं, सडनली आपका कंसंट्रेशन टूटता है और आप आउट हो जाते हैं, यानी कि जो मेहनत आप कर रहे हैं, घंटों आप सेशन वाइज बैटिंग कर रहे हैं, अचानक आप अपनी विकेट थ्रो करते हैं और टीम मुसीबत में आती है। क्या आप देख पा रहे हैं वहां से लगातार ये तीसरी पारी है दक्षिण अफ्रीका में जब चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत जैसे बैट्समैन दहाई अंक पे पहुंच रहे हैं और फिर अपना विकेट थ्रो कर रहे हैं? की बात करते हैं तो उसके लिए आप प्रिपेयर हैं। आपको साउथ अफ्रीका में फिरोजशाह कोटला के तो कंडीशन मिलेंगे नहीं, और अगर आप टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, आप जानते हैं कि इस विकेट में दम है बल्लेबाजी के लिए। लेकिन अगर आप 200 पे आउट हो जाते हैं, आप प्रेशर लेके आते हैं अपने बॉलर्स पे। और अगर हम हाल की बात करते हैं, साबा मेरे से एग्री करेंगे, राजकुमार जी मेरे से एग्री करेंगे कि हमारे बॉलर्स ने टेस्ट क्रिकेट में लोहा मनवाया है, हमें जिताया है, लेकिन बल्लेबाजों ने आई थिंक दे हैव बीन फाउंड वांटिंग। और यहाँ पे अब समय आ गया है, पुजारा की हम बात करें, रहाणे की हम बात करें, इट हैज टू बी परफॉर्म और पेरिश। बड़ा फैसला आ सकता है जल्दी, क्योंकि इन दोनों को बहुत लॉन्ग रो दी गई है। इनके रेपो पे हम इनको खिलाते चले गए हैं, लेकिन अगर आप रन नहीं बनाएंगे, आप अपनी टीम को नीचे लगा रहे हैं। तो जी हाँ, यहाँ पे राहुल द्रविड़, विराट कोहली, केएल राहुल बहुत चिंता में होंगे। विराट कोहली का जिक्र कर रहे हैं राजकुमार जी, रितेंद्र, कितनी कमी खली, क्योंकि 2018 में पहली पारी में बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी उन्होंने एक ऐसे ट्रैक पे जहां पर एक एक रन बनाना मुश्किल हो रहा था। कितना कमी खली विराट कोहली की एज अ बैट्समैन इस मैच में भारतीय टीम को? डेफिनेटली राजीव, वो एक ऐसा बल्लेबाज है जो प्रेशर अपने ऊपर लेता था और अपनी टीम पे नहीं आने देता था, स्पेशली यंगस्टर्स के ऊपर। तो कहीं ना कहीं वो टीम में ज़रूर कमी खलेगी, और कहीं ना कहीं उनका जो एग्रेसिव अंदाज है कप्तानी करने का, उसकी भी ज़रूरत होगी, रही होगी भारतीय टीम को। और ये मुझे याद आता है कि शायद दूसरा मौका है जब वो कभी बाहर बैठे हैं। एक बार वो धर्मशाला में अपने कंधे की चोट की वजह से बैठे थे, और इस बार पहली बार वो ऐसा हुआ है कि वो स्पैज्म की वजह से, बैक स्पैज्म की वजह से बाहर बैठे हैं। वरना वो कभी भी अगर वो थोड़ा बहुत भी निगल होता है तो वो ज़रूर खेलना चाहते और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपनी टीम के लिए। चलिए, हम सब तो उम्मीद कर रहे थे कि दक्षिण अफ्रीका में 100वां टेस्ट खेलते नजर आएंगे विराट, लेकिन अब केप टाउन में अगर वो खेलते हैं तो वो उनका 99वां टेस्ट मैच होगा, यानी कि 100वां टेस्ट मैच अब वो भारतीय सरजमी पे खेलेंगे, जिसके लिए विराट को खुद को इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका, सफा भाई आपका और रितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि भारतीय गेंदबाजों से जो आस है वॉन्डरस टेस्ट मैच के दूसरे दिन, उस आस पर वो पास होंगे, और पास होने के साथ साथ भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका की सरजमी पर इतिहास रचती नजर आएगी, क्योंकि दूसरे दिन का खेल अब ये तय करेगा कि भारतीय टीम ये टेस्ट मैच जीतने जा रही है, दक्षिण अफ्रीका भारतीय टीम पर भारी पड़ेगी। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।